नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश 247 में। दोस्त, बाल विकास में आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाल विकास की अवधारणा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्त, इस वीडियो को आप बिना स्किप हुए लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगा और इस चीज़ को मैं आपको लगभग 15 मिनट में पढ़ाऊँगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करिए, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, कोई भी परीक्षा हो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख बिंदु, यानी कि इसमें देखेंगे कि विकास का अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्त, विकास का अधिगम सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स ने दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया, तो रॉबर्ट ओबिंगहार्स्ट ने दिया। और विकासात्मक का अर्थ होता है दोस्त उम्र के हिसाब से विकास। अब हम बात करेंगे कि बाल विकास में दोस्त कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है, यानी किस अवस्था से किस अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो अगर अध्ययन की बात करें तो बाल विकास में गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, यानी 18 वर्ष तक अध्ययन किया जाता है। आपने बीटीसी या बीएड किया होगा। अगर आपने बाल विकास पढ़ा है तो उसमें आपके सिलेबस में केवल 18 वर्ष तक का अध्ययन किया गया होगा, यानी जितने भी चैप्टर होंगे सब 18 वर्ष तक ही होंगे, उसके ऊपर शायद ही आपको पढ़ाया गया होगा। तो बाल विकास में हम अध्ययन कितना करते हैं, गर्भ अवस्था से लेके या भ्रूण अवस्था से लेके किशोर अवस्था तक। अब दोस्त, अगर पेस्टोलॉजी की बात करें तो पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है कि सर्वप्रथम बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया किसने किया, तो पेस्टोलॉजी ने किया। अगर बाल विकास के बाद जो अध्ययन हुआ उसका श्रेय की बात करें किसको जाता है, तो दोस्त बाल विकास के बाद जो अध्ययन हुआ उसका श्रेय सीधे स्टेनले हॉल को जाता है। दोस्त, ये किशोर अवस्था के मामले में बहुत फेमस है। इसके पहले हमने जब किशोर अवस्था में पढ़ा था तो स्टेनले हॉल को पढ़ा था कि इनका दोस्त परिभाषा क्या था कि किशोर अवस्था आंधी और तूफान की अवस्था है। अब अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में सबसे पहले हम देखेंगे स्कीनर को, यानी स्कीनर का क्या कहना है, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। दोस्त, अगर सतत की बात करें तो सतत का अर्थ होता है लगातार, यानी कि विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भ्रूण अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है स्कीनर के अनुसार। अगर वुडवर्थ की बात करें तो दोस्त वुडवर्थ का कहना है बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। बिल्कुल सही है, यानी कि 50% वंशानुक्रम का रोल है बालक के विकास में और 50% वातावरण का रोल है बालक के विकास में। इस चीज़ को नीचे अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे 50-50% दोनों का रोल है बालक के विकास में। अगर हर्लाक की बात करें तो हर्लाक ने विकास को कैसे परिभाषित किया है। इनका मानना है विकास एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। बिल्कुल सही है। अब अगर गेसेल की बात करें तो गेसेल ने कहा है कि विकास एक अवधारणा से बढ़कर है, यानी विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शारीरिक रचना अंग, विश्लेषणात्मक तथा व्यवहारात्मक, इन तीनों रूपों में भी मापन किया जा सकता है। अगर मुनरो की बात करें तो दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मानना है कि विकास भ्रूण अवस्था से लेकर वृद्धा अवस्था तक होने वाली परिवर्तन है, जिसको भी हमने ऊपर पढ़ा है। बिल्कुल सही, यानी विकास जैसे ही भ्रूण अवस्था में होता है बालक, वैसे ही उसका विकास स्टार्ट हो जाता है और जब तक वो जिंदा रहता है यानी वृद्धा अवस्था तक उसका विकास चलता रहता है। जैसे दोस्त दिमाग का बढ़ना, नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करना, ये सब विकास ही हैं। यानी बालक के अंदर रोज़ कुछ ना कुछ विकास होता है, रोज़ कुछ ना कुछ वो सीखता है। अब हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। दोस्त, अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कुछ समय तक होती है, जैसे बालक का लंबाई बढ़ना, बालक का वजन बढ़ना, जैसे चेहरे में परिवर्तन की बात करें तो दोस्त ये सब कुछ समय तक वृद्धि, हम कह सकते हैं वृद्धि कुछ समय तक होती है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास जीवन भर चलती है। जैसे आपने देखा होगा बालक रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है। आज जो छोटा बड़ा सीखा तो कल वो टेबल सीखेगा, परसों क्या सीखेगा दोस्त, स्क्वायर बनाना, क्यूब बनाना। यानी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ ना कुछ सीखता है। और विकास क्या होता है दोस्त, आंतरिक होता है, यानी विकास दिखाई नहीं देता और वृद्धि दिखाई देता है। तो विकास दोस्त जीवन भर चलता है लेकिन वृद्धि कुछ समय तक होती है। जैसे सबसे पहले बात करें वृद्धि मूर्त होती है, कैसे, जैसे बालक का वजन बढ़ना, तो दोस्त ये चीज़ दिखाई देता है। बालक का लंबाई बढ़ना, ये चीज़ दिखाई देता है, तो ये मूर्त होता है।
नंबर 2, वृद्धि क्या होता है दोस्त? मात्रात्मक होता है। कैसे? मात्रात्मक का अर्थ है जिसे हम माप या तोल सकें। तो अगर बालक की लंबाई बढ़ रही है तो उससे हम माप सकते हैं, लेकिन अगर बालक की लंबाई के साथ साथ बालक का वजन भी बढ़ रहा है तो दोस्त उसे हम तौल सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे मात्रात्मक होती है बालक की वृद्धि। कुछ समय बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही। अभी हमने ऊपर बात किया है कि बालक की लंबाई आप देखिए लगभग 18 साल के बाद रुक जाती है और बालिका की लंबाई 16 साल के बाद रुक जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। दिशा निश्चित नहीं होता, योम वाय होता है। वाय का अर्थ है दोस्त अगर बालक में वृद्धि हो रही है तो वो चीज़ हमें दिखाई होगी, जैसे बालों का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना। अब अगर विकास की बात करें तो दोस्त विकास अमूर्त होता है। अमूर्त कैसे होता है कि ये चीज़ दिखाई नहीं देता। जैसे बालक कक्षा 5 में था, वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, लेकिन कक्षा 6 में पहुँचते पहुँचते पढ़ने में बहुत तेज़ हो गया। यानी कि बालक में विकास हुआ लेकिन वो चीज़ हम देख नहीं पाए। मात्रात्मक क्यों गुणात्मक होता है? बिल्कुल सही है, बालक का विकास मात्रात्मक क्यों गुणात्मक होता है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर बात किया कि बालक का विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा है कि विकास बालक रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है, यानी उसके ज्ञान में रोज़ कुछ ना कुछ विकास होता है। दिशा निश्चित होता है और वाह्योम आंतरिक होता है विकास। दोस्त ये तो रहा विकास और वृद्धि में अंतर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत, यानी विकास के सिद्धांत बात करेंगे। ये भी दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या है दोस्त? दो बालकों का समान दिखने के बाद भी विकास की दर दो लोगों में एक जैसी नहीं होती। दोस्त इसका अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कोई जुड़वा बालक ही क्यों ना हो, यानी जुड़वा बालक है तो एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन उसके विकास की दर अलग अलग होगी। हो सकता है कोई बालक कोई चीज़ 1 घंटे में याद करता है और हो सकता है दूसरा बालक उसी चीज़ को याद करने में 2 घंटा लगा देता है। दोस्तों अब हम नंबर 2 पर बात करेंगे असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत क्या कहता है? बालक की गति एक जैसे नहीं होती। बालक की गति एक जैसे नहीं होती। जैसे शैशवावस्था में क्या होता है? बालक की लंबाई बहुत स्पीड में बढ़ती है, लेकिन बाल्य अवस्था में पहुँचते पहुँचते स्पीड स्लो हो जाता है। उसके बाद फिर किशोर अवस्था में देखिए बालक की लंबाई फिर से बहुत तेज़ बढ़ने लगती है। इस हिसाब से बालक के विकास की गति समान नहीं होती, यानी घटती बढ़ती रहती है। जैसे शैशवावस्था में लंबाई बहुत तेज़ बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ? फिर बाल्य अवस्था में स्लो हो गया लंबाई बढ़ना, फिर क्या हुआ? फिर किशोर अवस्था में लंबाई फिर से बढ़ना तेज हो गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं असमान गति का सिद्धांत। सरल से जटिल के सिद्धांत की अगर बात करें तो विकास सरल से जटिल की तरफ होता है। कैसे? जैसे बीज से पेड़, यानी कि आपने बीज देखा होगा, बीज बहुत ही सिंपल होता है। उसके बाद क्या होता है? बीज जब पेड़ या पौधा का रूप धारण कर लेता है तो वो जटिल हो जाता है। कैसे? जैसे कि उसमें जड़ आ जाते हैं, तने आ जाते हैं, शाखाएं निकल आते हैं, पत्तियां निकल आती है। यानी सरल से जटिल का अर्थ दोस्त यही हुआ कि जैसे बीज से पेड़ का बनना, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। वर्तुलाकार की बात करें, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास अपने चरम बिंदु को प्राप्त कर लेने के बाद ढलान के तरफ आ जाता है। जैसे आप ग्राफ के माध्यम से देखिए कि विकास पहले समय के साथ बढ़ा, लेकिन एक समय ऐसा आया जो कि उसका चरम बिंदु था, उसके बाद फिर वो नीचे आने लगा। उदाहरण की बात करें तो जैसे एक बच्चे को लीजिए, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पूरी तरीके से किशोर अवस्था तक या युवा अवस्था तक बात करें तो उसका वृद्धि बहुत तेज होता है। लेकिन क्या होता है दोस्त? एक समय ऐसा आता है कि बालक धीरे धीरे झुकने लगता है वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते, और एक समय में वो झुक जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्त हमारा वर्तुलाकार का सिद्धांत यही कहता है कि विकास अपने चरम सीमा पर पहुंचने के बाद ढलान के तरफ आ जाता है। अब अगर बात करें सिर पुच्छिए या सिर मुखी या मस्तकाधोमुखी सिर से पैर का विकास, दोस्त ये बहुत ही सिंपल है। इसका अर्थ अगर हम सरल भाषा में समझें तो विकास का क्रम सिर से पैर, यानी गर्भ अवस्था में बच्चे के पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का और फिर सभी अंगों का, उसके बाद पैर का विकास होता है। अगर हम समीप से दूर की बात करें, यानी समीप से दूर केंद्र से बाहर विकास का सिद्धांत, तो पहले विकास के आंतरिक भागों का विकास, फिर बाहर या समीप से दूर का अर्थ है दोस्त अगर
सर का विकास हुआ है तो उसके बाद गले का विकास होगा। दोस्त इसको भी हम सरल भाषा में समझेंगे। समीप से दूर या केंद्र से बाहर का अर्थ है कि विकास अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। दोस्त समीप से दूर या केंद्र से बाहर का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास अंदर से बाहर होता है। अब निरंतर विकास का सिद्धांत हम देखेंगे तो दोस्त निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही है। बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होता है वहाँ से लेकर वृद्धावस्था तक बालक में विकास होता है, रोज नई नई चीज़ों को सीखता है, यानी कि भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक बालक में विकास होता है। दोस्त अब हम आगे बात करेंगे अंतर संबंधी विकास। तो अंतर संबंधी विकास का अर्थ दोस्त क्या है? विकास के सभी पक्ष, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। जैसे किसी बच्चे को कुपोषण होता है तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। और दोस्त अरस्तू के हिसाब से आप देखिए, अरस्तू का कथन क्या है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अंतर संबंध का विकास क्या कहता है। जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि यदि आपका मस्तिष्क स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यानी शारीरिक विकास के लिए दोस्त मानसिक विकास बहुत ही आवश्यक है। आप अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे आप जब भी विद्यालय जाते होंगे तो आपने देखा होगा जिस दिन आपकी तबीयत खराब है, जिस दिन आपको बुखार या सर दर्द है, उस दिन आपका पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। तो अंतः संबंध का विकास यही कहता है कि विकास के सभी पक्ष, दोस्त विकास के सभी पक्ष आपस में कनेक्टेड हैं। यानी अगर एक अंग प्रभावित होगा तो उससे दूसरा अंग भी प्रभावित होगा। अगर हम 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को घुमाता है फिर धीरे धीरे उंगलियों को घुमाता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वो क्या करता है दोस्त, पहले पूरे हाथ को घुमाता है, डायरेक्ट उंगली को नहीं घुमाता है। पहले पूरे हाथ को घुमाएगा फिर उंगलियों को घुमाना सीखेगा। अगर वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। यानी कि बालक के विकास में 50% वातावरण और 50% वंशानुक्रम का रोल है। बालक के विकास में 50-50% दोनों की भूमिका होती है दोस्तों। वातावरण का 50% रोल है और वंशानुक्रम का 50% रोल है। अगर वंशानुक्रम की बात करें तो आपने देखा होगा नेता का लड़का नेता बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है और चोर का लड़का चोर ही बनता है। दोस्त ये तो रहा वंशानुक्रम का प्रभाव, जिसको हमने 50% कहा है कि 50% रोल वंशानुक्रम का भी होता है बालक के विकास में। और दोस्त 50% रोल वातावरण का होता है। कैसे? आप देखिए, एक रिक्शा चलाने वाले का बालक डॉक्टर, इंजीनियर, पीसीएस या आईएएस तक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे उचित वातावरण मिलता है जिससे बालक का विकास हो जाता है। तो बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का रोल होता है 50-50%। अगर सामान्य प्रारूप की बात करें दोस्त, सामान्य प्रारूप प्रतिदर्श नमूने का सिद्धांत, तो बालक के विकास का पैटर्न एक ही होगा। बच्चा कहीं भी पैदा हो, अर्थात जन्म के बाद बच्चा पहले रोएगा, फिर हंसेगा, फिर बोलेगा। दोस्त सामान्य प्रारूप क्या कह रहा है कि बच्चा कहीं भी जन्म ले लेकिन उसका पैटर्न एक ही होगा विकास का। यानी बच्चा जब भी पैदा होगा तो वो पहले रोएगा, फिर हंसेगा, फिर बोलेगा, उसके बाद चलेगा, फिर दौड़ेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन पैटर्न दोस्त एक ही होगा, बच्चा कहीं भी पैदा हो। अब आगे हम बात करेंगे निश्चित क्रम का विकास। 12 नंबर दोस्त क्या कहता है? निश्चित क्रम का विकास। विकास का क्रम निश्चित है दोस्त, विकास का क्रम निश्चित है, अर्थात बालक पहले शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोर अवस्था से गुजरेगा। बिल्कुल सही है। कोई भी बालक हो, कहीं भी पैदा हो, लेकिन बालक पहले किस अवस्था से गुजरता है? शैशवावस्था, उसके बाद किस अवस्था से? बाल्यावस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। यानी उसका क्रम एक ही होगा दोस्त बालक के विकास का। अगर अविलोम्यता की बात करें तो अविलोम्यता का सिद्धांत कहता है विकास उल्टा नहीं चलेगा, अर्थात कोई भी पैदा हो 90 वर्ष का तुरंत नहीं हो जाएगा। यानी विकास का क्रम होता है, बच्चा जब भी जन्म लेगा पहले शैशव अवस्था से गुजरेगा, यानी 0 से 6 वर्ष। उसके बाद क्या होगा दोस्त? बाल अवस्था से गुजरेगा 6 से 12 वर्ष, और फिर किशोर अवस्था से गुजरेगा 12 से 18 वर्ष। यानी कि अविलोम्यता का सिद्धांत कहता है विकास उल्टा नहीं होता, विकास सीधा चलता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ फिर डायरेक्ट 90 वर्ष में पैदा हुआ और 0 वर्ष में मर गया, यानी वृद्धावस्था में पैदा हुआ और शैशवावस्था में मर गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। विकास का क्रम होता है,
यानी विकास उल्टा नहीं चलता, विकास सीधा चलता है। भविष्यवाणी या पूर्व, बालक की भविष्यवाणी की जा सकती, कैसे? बालक की भविष्यवाणी की जा सकती है क्योंकि विकास का क्रम उल्टा नहीं होता, सीधा होता है। अभी हमने ऊपर बात किया कि बालक की भविष्यवाणी की जा सकती, कैसे? सबको पता है कि बालक पैदा होगा तो पहले रोएगा, फिर हंसना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बालक पैदा हुआ तो कोई पहले दौड़ना सीख गया, कोई बालक पहले पैदा हुआ पहले वो खेलना ही सीख गया, कोई बालक पैदा हुआ फिर वो 10 साल बाद रोना सीखा। ऐसा नहीं होगा दोस्त। ये चीज़ें दोस्त सभी बालकों में कॉमन होती हैं कि बालक पहले रोएगा, फिर हंसेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। अब विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, अगर हरलाख की बात करें तो दोस्त हरलाख के अनुसार सबसे पहले नवीन आकृतियों, नवीन आदतों का जन्म होता है, यानी नवीन आकृतियों में नवीन आदतों का जन्म होता है। दूसरा, पुरानी आकृतियों एवं आदतों का विलोपन होता है। दोस्त बिल्कुल सही है। बालक में धीरे धीरे जो पुरानी आदत होती है वो छूट जाती है। जैसे बालक जब शैशव अवस्था में होता है तो किसी चीज़ को पाने के लिए जिद करता है, सामान को तोड़ता है, फेंकता है, सब कुछ करता है। लेकिन बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी पुरानी आकृतियों का विलोपन हो जाता है, यानी अनैतिक चीज़ों का विलोपन हो जाता है और उसके अंदर नैतिकता आने लगती है। अगर नंबर 3 की बात करें, अनुपात में परिवर्तन, तो जैसे जन्म के समय बच्चे का सिर भारी रहता है लेकिन बाद में सिर का विकास के अनुपात में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है। वजन आदि में परिवर्तन, दोस्त ये भी बिल्कुल सही है। जब भी दोस्त देखिए बालक जन्म लेता है, जब दोस्त बच्चा जन्म लेता है तो लगभग उसका वजन 3.5 से 4 केजी का होता है। लेकिन किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उसका वजन 60 से 80 केजी तक हो जाता है। तो 4 नंबर यही कह रहा है, वजन, आकार आदि में परिवर्तन। दोस्त हम अपने वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक